अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 11 दिसंबर 2024। साबिक वजीर आजम इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल। फैज हमीद को गुज़िश्ता रोज चार्जशीट किए जाने के बाद ये मौजू एक मरतबा फिर जुबान ज़दे आम है। पाकिस्तान का तमाम मुल्की मीडिया और अखबारात इसी एक मामले के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा? इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में भी दिया जाएगा या नहीं? इससे मुतालिक मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और हम ये बात करेंगे कि क्या सानिहाए 26 नवंबर पर से तवज्जो हटाओ मुहिम का ये एक और शूशा है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है। तो वसीम, गुज़िश्ता रोज से फैज हमीद को चार्जशीट किया गया, उनकी इंडाइटमेंट हुई और उसके बाद से ये बात दोबारा से डिस्कशन में आ गई कि इमरान खान का भी अब मिलिट्री ट्रायल होगा। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ही मामलात उस तरफ बढ़े हैं? पहले तो आपने ये मौजू अगर आज हमारे इस FCR की एपिसोड के लिए चॉइस है आपकी कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, तो गालबन आप फैज़ हमीद साहब का जो गुज़श्ता रोज़ का ISPR का एक अलामिया है जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है, उसी का हवाला दे रही है। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप उसे एक मरतबा पढ़ दीजिए। नाज़रीन, आपने बहुत सारे लोगों ने वो सुना भी होगा, लेकिन मैं अपनी क्लैरिटी के लिए ये ज़रा पढ़ना चाहता हूँ कि मुद्दा है क्या एक्चुअली। गुज़िश्ता रोज हुआ कुछ है कि कल शाम के औकात में ISPR की जानिब से, जो कि अफवाज पाकिस्तान का शोबा ताल्लुकात आमा है, उसकी जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई कि साबिक DG ISPR, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। इस उन्वान के बाद बाकायदा, क्योंकि अब टिकर्स बने आते हैं, तो उनमें लिखा है कि 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR लिखता है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, अफराद, उसके अलावा इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। यानी ये 5 इल्ज़ामात हैं फैज हमीद पर। उसके अलावा ISPR अपनी इस प्रेस रिलीज के अंदर ये भी लिखता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उन पर तशद्दुद और पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। कहा गया है कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल है, उसके अलावा शामिल तफ्तीश है। और फिर ये भी ISPR कहता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने अब ये पढ़ा जो मैं समझाऊं, इसके 2 हिस्से। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज यानी चार्जशीट कर दिया, कार्रवाई अगले मरहले में आगे बढ़ गई। फिर साथ ये भी लिखा गया कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ मजीद चीजें सामने आई जिसकी बुनियाद पर 9 मई के रिलेटेड तहकीकात का आगाज कर दिया गया। क्या इस प्रेस रिलीज में कहीं इमरान खान का जिक्र है? तो फिर ये इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ये किसके दिमाग की इख्तरा है? देखिए वसीम, ये मैंने क्रिएट नहीं किया ऑब्वियसली। आपने अगर गुज़िश्ता रोज से अब तक या इससे पहले भी मीडिया को फॉलो किया हो, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए कीजिए। वहाँ पर फैसल वाउडा नामी एक शख्स हैं जो आपके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने एक TV टॉक शो में कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एक वफादार नुमाइंदे हैं, चले आप नुमाइंदा कह लें, मगर बहरहाल उन्होंने कहा कि वो हैं। तो वो ये कहते फिरते हैं कि फैज हमीद के बाद अब इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा, और फिर वो कहते हैं और तमाम TV चैनल्स उसको पकड़ लेते हैं। पूरा जो मौजूदा हुकूमत जो उन्हीं के इशारों पे चलती है, वो भी वही सब कहने लग जाती है। मैं TV देखता हूँ और उसमें सिर्फ फैसल वाडा ये बात नहीं कर रहे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और दीगर वज़रा ने भी, मगर मैंने उनकी बात को संजीदा नहीं लिया। आपने अगर लिया है तो उसमें से हम कुछ निकालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फैसल वाडा साहब का आपने तज़किरा किया, अगर उन्होंने कहा कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा, तो फिर मैं उनकी सिर्फ गुज़श्ता 1 हफ्ते की स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ, तो फिर मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ? इमरान खान के मैंडेट की कदर करनी होगी।
फैसल वाडा, ओ 2 रोज पहले कहा। फिर उन्होंने कहा कि 26 नवंबर पर पूरी रियासत मिलकर जो इन लोगों को, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान में दुनिया भर के, इसहाक डार साहब ने और पूरी रियासत ने उन्हें मिलकर समझाने की कोशिश की कि वो देखिए हमने तो गोली भी नहीं चलाई, लोग भी नहीं मरे। लेकिन उसमें खबर ये थी कि कोई एक एम्बेसडर भी मानने को तैयार नहीं था कि आपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद मैसेकर का नाम उन्होंने दिया, हमने नहीं दिया। एम्बेसडर्स ये कह रहे हैं। तो फिर फैसल वोडा साहब कह रहे थे कि मैं खुद बाहर जाऊंगा 5 मुल्कों में और उन्हें जाकर एक्चुअल सूरत हाल बताऊंगा। मतलब फैसल वोडा साहब अब जाएंगे और लोग मान जाएंगे। मैं उनकी स्टेटमेंट को कहां लेके जाऊं? फिर फैसल वोडा साहब भी थे जो कहते थे 26 नवंबर को गोलियां चली हैं, हुकूमत ने चलाई हैं। तो फिर मैं फैसल वोडा साहब की स्टेटमेंट को कहां लेके जाऊं? आज फैसल वोडा साहब ने कहा कि इमरान खान की एक सूरत में बचत हो सकती है कि अगर वो बुशरा बीबी से उन्हें तलाक दे दें। अब ये बातें मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर, ये सोशल मीडिया पर एटलीस्ट मुझे कहते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, मेरी रियासत की पॉलिसी है, मेरी रियासती ओहदेदारों की पॉलिसी है कि पहले इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह, उसके ऊपर पूरा एक ट्रायल किया गया, एक इंतहाई गलीज किस्म की कैंपेन शुरू की गई, रियासती टेलीविजन और रियासती वसाइल उसमें इस्तेमाल हुए। फिर कहा गया कि इमरान खान माफी मांगे तो फिर उनकी बचत होगी। आज कहा जा रहा है कि इमरान खान तलाक दे तो बचत होगी। अब वो जो निकाह के ऊपर बात कर रहे थे, पहले तो निकाह को नहीं मानते थे, फिर वो माफी मंगवाने पे आए थे और आज वो कह रहे हैं कि तलाक दें। और फिर मैं फैसल वोडा की उस स्टेटमेंट को कहां लेके जाऊं कि जब एक दिन उन्होंने खड़े होकर कहा कि इमरान खान की जान को तो है खतरा, अगले ही बात में वो कहते हैं कि उनको खतरा बुशरा बीबी और पीटीआई के कारकुनों से है। मतलब ये जितनी भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बताई हैं, ये कोई आपस में इनका कोई रब्त है? इनको कोई सिंक्रोनाइज्ड किया जा सकता है? वसीम, मेरी नज़र में आपकी बातें दुरुस्त हैं। फैसल वाडा एक इंतहाई अनरिलायबल शख्स हो सकते हैं भी, और उनको अंडर डिस्कशन आना भी नहीं चाहिए। लेकिन इंतखाबात से पहले एक शख्स आकर बैठकर कहता है कि इंतखाबात होंगे, इस तरह से होंगे, उनका ये नतीजा होगा, इस अरसे में होंगे, वो हो जाते हैं। वो शख्स आके बताता है फलां सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ये चीफ होगा, ये शख्स ये करेगा, वो हो जाता है। वो शख्स मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहता है कि इस तरह से तरमीम होगी, हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो हमें ये तस्लीम करना है कि उस शख्स की हिंट्स, उस शख्स की बातों में से एक मैसेजिंग हो रही होती है। हम ये बात कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तवातुर के साथ कर रहे हैं कि सानिया 26 नवंबर पर से तवज्जो हटाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हमें ये बात भी वसीम यहाँ पर मानना है कि इमरान खान का मामला हो या फैज़ हमीद का, ये जो मैंने आपके सामने एक प्रेस रिलीज पढ़ी उसके अंदर दर्ज हो, जिसमें ये दर्ज है कि 9 मई से मुतालिक भी एक तफ्तीश शुरू हो चुकी है। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, 9 मई को रियासती इदारों के ऊपर जिस भी तरह का वहाँ पे एहतजाज किया गया, हमला कह लें आप उसको, सानिया 9 मई कह लें, उस सानिया 9 मई में कोई जान से नहीं गया। उस सानिया 9 मई में बेशक अमलाक को नुकसान पहुंचा, उसके ऊपर सजाएं मौजूद है। उसमें क्लेम करती है तहरीक इंसाफ 9 मई के दिन भी क्लेम करती है कि उनके, वो मुख्तलिफ फिगर्स सामने आते रहते हैं कि उनके कारकुन उस दिन शहीद हुए। ये लेकिन अगेन उसके बारे में भी तहकीकात होनी है। मगर 9 मई का बयानिया जो कि पिछले 1.5 साल से बड़ी मेहनत के साथ तराश खराश कर बनाया गया, 9 मई हो गया, एक हफ्ते के बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक जो आला सतह की कमेटी का इजलास हुआ, तब जाके पता चला कि भाई 9 मई तो सानिया था और 9 मई हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ ये बहस बनती गई। उठाकर कुछ अफराद को मिलिट्री तहवील में दे दिया गया, किस कानून के तहत नहीं मालूम। जिस कानून को इस्तेमाल किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को कलअदम करार दे दिया। अब उसके बाद पिछले 1 साल से वो 85 अफराद तो बैठे हैं मिलिट्री तहवील में और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी किस्मत का फैसला हो। मगर सवाल ये है कि 9 मई को वसीम जो कुछ हुआ था उसके ऊपर से ध्यान और उस पर से स्टेट को डिफेंसिव पोजीशन पे ले गया था सानिया 26 नवंबर। तो कहीं ना कहीं तो हम सब ये बात मानते हैं कि फैसल वाडा जो हर गुजरते दिन के साथ आकर एक नया शोशा छोड़ते हैं, वो उस पर से तवज्जो हटाने की एक मुहिम का हिस्सा भी है। मुल्क में इस वक्त बहुत सारे एक्टर्स को जो है वो इकट्ठा करके ध्यान हटाया जा रहा है। लेकिन कंसिस्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके मेरे से ज़्यादा दुनिया में भी जुबान ज़द-ए-आम है, बाहर के मुल्कों ने भी ये सवाल पूछा कि क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करेंगे। तो अगर हम आयन और कानून को देखें तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन क्या आपको इसकी कोई पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं लगती? देखिए, ये मेरा ज़ाती राय है इस हवाले से, आपको भी इख्तिलाफ का हक है और देखने वालों को भी। आपने शुरू में कहा था वीडियो के इंट्रो में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, एक शख्स
پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، ایک شخص پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کا رہنما ہے، اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا ہے، ایک شخص جو پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے، اچھا ہو یا برا ہو ہمیں یہ فیکٹ تسلیم کرنا ہوگا، ایک شخص جس نے چیریٹی میں دنیا میں وہ کچھ کر دکھایا جو کہ ممکنات میں شامل نہیں تھا، اس شخص کا اگر آپ فوجی ٹرائل کریں گے تو میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، اس کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس کا انٹرنیشنل لنک ہے اور دوسرا ہے نیشنل۔ سب سے پہلے اگر میں عالمی سطح پر آپ کو بات کروں، آپ نے ہی کہا یو کے پارلیمنٹ کے ایم پیز نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھا اور کہا کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا خدشہ ہے، انہوں نے پاکستان کی اتھارٹیز سے بات کی، جواب میں بتایا گیا کہ ایسا فی الحال کوئی چانس موجود نہیں اور ہم اتھارٹی سے رابطے میں ہیں۔ کئی ایسے ممالک ہیں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اس طرح کے معاملات کو کسی نہ کسی نیش پر ختم کرنے کا اور عمران خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی برج کا کردار ادا کرنے کا۔ چلیں فی الحال وہ ناکام رہے، لیکن وہیں پر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 26 نومبر جب ہوا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، بالکل ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے تھے، ان کو احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا گیا تو سیدھی گولیاں چلائی گئی، زندہ رہنے کا حق بنیادی حقوق میں آتا ہے، لیکن انہیں مار دیا گیا، انہیں احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، قیامت صغریٰ تھی، ہم پہلے بتا چکے۔ لیکن وہی عمران خان اگر ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو ملٹری ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ سمری ٹرائل ہوتا ہے، وہاں پر فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں ہوتے۔ آئین کا آرٹیکل 282 پڑھ لیجیے آپ۔ تو ایک تو عالمی سطح سے جتنا پریشر آیا، اور پھر 26 نومبر کی میں بات کر رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے تمام دنیا کے جو امبیسڈرز ہیں انہیں بلایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لالی پاپ دینے کی کوشش کی ریاست میں، لیکن اگلے نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھی انٹیلیجنس ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے بھی سورسز ہیں۔ اگلوں نے بتایا کہ آپ نے تو یہ ہتھیار استعمال کیے، اور انہوں نے اسے اسلام آباد میسیکر کا نام دیا، اور انہوں نے کسی صورت ریاست کے نیریٹو کو ہمارے تسلیم نہیں کیا۔ ریاست گئی نا ڈیفینسو پوزیشن پہ کہ فیصل ووڈا صاحب آگے وہ اپنے کندھوں پہ اتنا بڑا بھاری بوجھ لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر جا کر، اور وسیم ریاست پھر اس حد تک بھی ڈیفینسو پوزیشن میں گئی کہ وہ ریاست جو 26 نومبر سے پہلے یہ علی اعلان کہہ رہی تھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، ہم انتشار پسندوں سے مذاکرات نہیں کرتے، یہ تو ٹولہ ہے، یہ تو جماعت نہیں ہے، اب وہ ریاست بات چیت کی بات کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے ایک درمیانی راستہ نکالنا۔ ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا، وہ آج فیصل ووڈا صاحب یہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو میں اس کو کیا نام دوں کہ عمران خان بشرا بیگم کو طلاق دیں، مطلب ہمارا ریاستی اس وقت فوکس کیا ہے؟ اگر چھوڑ دیجئے وہ میاں بیوی ہیں، چھوڑ دیجئے ان کا پولیٹیکل کیلیبر کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان اب نکاح درست ہوگا، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصل ووڈا اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے کردار طے کریں گے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہاں یہ عالمی سطح کی بات تھی، وہیں اگر ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں تو اس کی ایک تو سیاسی اور دوسری قانونی بات ہے۔ سیاسی بات آپ ہمیں پہلے بتا چکی ہیں کہ جو ریاست پہلے عمران خان کو کہہ رہی ہے، 26 نومبر سے پہلے کہہ رہی تھی، جو ایک چیز وہ پلیٹ میں رکھ کے دے رہے تھے کہ آپ کے پی کے کسی جیل میں چلے جائیے، آپ باہر آ جائیے، آپ 6 مہینے تک بات نہیں کریں گے، آپ بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ رہیں گے۔ جو دیکھیے عمران خان اس وقت سسٹم پہ ایک لائبلٹی ہے، اور اتنی بڑی لائبلٹی ہے کہ سسٹم بوجھ نہیں اٹھا رہا۔ یہ تو ہم ایک بڑی معذرت کے ساتھ ہم صرف پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کی بات کرتے ہیں نا، جو دوسرا فریق ہے وہ بھی شاید اس سے زیادہ مشکل میں ہے، اس کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے۔ تو جس عمران خان کو ڈیل کی آفریں کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ روز وہ پوری ریاست جو بشرا بی بی کے پیچھے محسن نقوی سے لے کر فیصل ووڈا اور پوری حکومت جو ہے وہ پیچھے پڑ چکی تھی، وہ کل آئی ہیں، اڈیالہ جیل میں عمران سے ملاقات کی ہے، ان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے منسوخ ہوئے ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ کے ٹرائل میں شریک ہوئی ہیں اور واپس چلی گئی ہیں، کسی نے گرفتار تک نہیں کیا۔ خواجہ آصف کل فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ امانت ہے، ہم بتا نہیں سکتے۔ اور پھر اس کا جو قانونی پہلو ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ لیکن یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ کوئی سویلین ملٹری تحویل میں اتنا لمبا عرصہ رہے گا؟ دیکھیے وہ ضرور اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے، اس کے اوپر کانسیکوینسز اس کے بڑے سخت ہیں، سنجیدہ ہیں،
हाँ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। फिर अब ये मामला देखिए, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो ये अपने ऊपर मामला ले ही नहीं सकती, और इनफैक्ट अगर हकीकत बतानी चाहिए तो इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनका तो कोई कसूर नहीं कि 85 लोग उनके पास पड़े हैं। अगर मैं फैक्चुअली बात करूँ, उसका तो वाहिद कसूरवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, ऐसे तो वो अब तक मामला गया तो अगर कोई इस मुल्क की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से पूछेगा तो वो कहेंगे तो हजूर हमने तो ट्रायल करके सजाएं भी दे दी, 20 लोगों को आपके छोड़ भी दिया, लेकिन हम उन 85 लोगों की सजा अनाउंस नहीं कर सकते, हमें हमारी सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं दे रही। वसीम, आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं जो ना उनकी तहवील ले सकते थे ना उनके ट्रायल कर सकते थे। अगर हम बुनियादी इंसानी हकूक ही को सामने रखें तो फिर कसूर तो उन्हीं का ही है। भैया आपने तहवील में लिया क्यों? तहवील में दिया किसने? रियासत। देखिए तहवील में सिविलियन जजों ने दिया, कोई स्पीकिंग ऑर्डर है? मेन अपील में भी सवाल हुआ था, स्पीकिंग ऑर्डर यानी कोई रीजंस लिखी? जस्टिस आयशा मलिक मरकजी अपील में पूछ थकी, फेडरेशन की किसी वकील ने बताया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सोमवार के रोज वही वाहिद सवाल किया। तो फिर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। देखिए अंधेर नगरी हुई ना, फिर तो कसूरवार दोनों हैं। हमारे उतने ही सिविलियन लोग हैं जितने आप अगर ये सारा बैगेज फौजी एस्टैब्लिशमेंट पे डालेंगी तो मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके पास एक लॉजिक है। तो मैं इस तनाजुर में भी देखते हुए, फिर 9 मई इमरान खान का केस, प्रोसिक्यूशन 11 समातें पेश नहीं होती। इमरान खान मास्टरमाइंड है ना 9 मई का, आप इसलिए उसका फौजी अदालतों में ट्रायल करेंगी। प्रोसिक्यूशन 11 समातें इमरान खान की बेल की उस पे आकर दलाइल नहीं देती, राह फरार अख्तियार करती है। और वो 2 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का फैसला था जिसमें मास्टरमाइंड की बजाय उन्होंने इमरान खान को बेकसूर करार दिया था। तो एटीसी कोर्ट से भी इस किस्म के फैसले आए। तो अगर लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप ले भी जाएं, जो कि नहीं ले जाएंगे, ये सिर्फ ड्रावा है। मेरे मुल्क में, वतन अजीज में, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, खौफ का निज़ाम राइज है। लिहाजा कल एक मरतबा फिर वो एक कोशिश की गई है और अब वो डिस्कशन में ज़रूर आया है। मैं किसी सूरत इस फौजी ट्रायल को नहीं देख रहा। तो वसीम, आपकी नज़र में, मतलब मैं ये समझती हूँ कि कल दोबारा से यानी 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा है, जो मुकदमा एक बुनियाद बन सकता है इमरान खान को किसी भी तरह से फौजी तहवील में देने ना देने का। उस एक सवाल को तो केटर करेगा ना। अगर कह देते हैं वो 7 जजेस बैठ के कि भाई होगा मिलिट्री ट्रायल इन सिविलियंस का, क्योंकि इन्होंने इतना संगीन जुर्म किया है, वो अपने ऊपर वो बोझ ले लें जिस तरह के वो अपने हर मामले में हुकूमत का बोझ अपने कंधों पर ले रहे हैं, तो फिर उस सूरत में भी अगेन ये जो बातें हैं, जो अफवाहें छोड़ी जा रही हैं, जो आवाम की पल्स देखने के लिए भी इस किस्म की बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं उनको तकवीयत ज़रूर मिलती है। लेकिन वसीम, सिर्फ जनरल फैज़ का, लास्ट क्विकली, कि जनरल फैज़ का सिर्फ ट्रायल होना, ये दुरुस्त बात है कि उस शख्स ने अपनी ताकत के नशे में बहुत कुछ किया। उस शख्स ने उस वक्त ये कहा जाता है कि इमरान हुकूमत के बैकग्राउंड पे था ही वो, ये खुद पीटीआई के अपने वज़रा और मुख्तलिफ लोग तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर फैज़ हमीद ये सब कर रहे थे तो उस वक्त के जो पाक फौज के सरबराह थे जनरल कमर जावेद बाजवा, क्या उनको वे आउट दे देना और ये बात करना, क्या ये एहतसाब में आता है? क्योंकि मुझे तो ये सिर्फ एक सिलेक्टिव एहतसाब लगता है। और सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा ही क्यों, उस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में बैठे वो तमाम ओहदेदार जो फैसला साजी में बुनियादी किरदार अदा करते थे, उन्हें नहीं पता था कि फैज हमीद साहब उस वक्त के कोर कमांडर्स की बात कर रहे हैं आप? फैज हमीद साहब नहीं, उन्हें नहीं पता था फैज हमीद साहब क्या करते हैं। चलें, एक हमारा फौज पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं, तो उसमें जनरल बाजवा का एक आर्गूमेंट बड़ा ज़बरदस्त है कि क्या उन्हें नहीं पता था, और अगर उन्हें पता था तो उनके पास तो मुकम्मल इस्तेहकाक था उसी वक्त ही। उनको प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? मतलब मुझे तो समझ नहीं अब आता। मैं फिर उनको साथ बिठा के मैसेजिंग की जाती है, उनके ऊपर ये हुकूमत खामोश है जो माजी में उनका नाम ले लेकर नहीं थकती। सियासी कहा गया ना कि सियासी एक्टिविटीज़ में जनरल फैज़ हमीद के किरदार का, मैं फिर ख्वाजा आसिफ साहब की उस स्टेटमेंट का क्या करूँ जब उन्होंने एक टीवी टॉक शो में कहा कि 2019 में फैज़ हमीद साहब ने हमारे साथ रब्ता किया कि हम इमरान खान से तंग हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हमें कहा, हमें मनाया कि इमरान खान के खिलाफ क्या करें, अदम एतमाद लेके आए। और मैं फिर पीडीएम के रूए रवां मौलाना फजलुर रहमान की उस स्टेटमेंट का क्या करूं जब उन्होंने आके बताया, टीवी पे आके बताया कि हमें कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेके आओ। तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों ही कर रहे थे, तो फिर जनरल फैज़ हमीद ही क्यों, जनरल बाजवा को इस हवाले से क्यों स्पेस दी जा रही है, इस पे सवाल होना चाहिए। लेकिन वहीं पे मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, जनरल फैज़ हमीद हो या कोई भी जनरल होता इस वक्त, अगर इस हवाले से कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो, तो ये इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान के ऊपर एहसान होगा।
یہ راستہ کھلنا چاہیے، اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہیں پہ سوال یہ بھی اٹھنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کو کیوں اسپیئر کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو گزشتہ روز سے فیض حمید کے گناہ گنوا رہے ہیں اور آج ہونے والے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، ان کا کردار بھی کچھ واضح ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب یہ سوال جو ہم نے شروع میں کیا کہ کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، میں اور وسیم ہم دونوں اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن پاکستان ناممکنات کا ملک ہے۔ مجھے اور وسیم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔